जय हिंद जय भारत। आज हम चर्चा करने वाले हैं धार जिले के अंदर मांडू व मांडू का इतिहास व धार जिले के अन्य पर्यटन स्थलों की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं मांडू को। मांडू मालवा के अंतिम छोर पर स्थित यानी कि मालवा पठार में स्थित और प्रारंभिक निमाड़ के एक भाग में स्थित कहेंगे इसको हम मांडू को। जी हाँ, इसलिए कहेंगे कि जो तारापुर गेट है, मांडू जो है 45 किलोमीटर की एक लंबी चार कोटा कह सकते हैं, लंबी नहीं कहेंगे, चार कोटा यानी कि पर कोटा कहें इसको। तो 45 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ था। अब वो दीवार तो दिखाई नहीं देती है। इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें मांडू को, तो ऐसा क्यों कहा कि निमाड़ के प्रारंभिक छोर और मालवा के अंतिम छोर पर। तो यहाँ पर दो घाटियों से विभाजित होता है मांडू। जो तारापुर गेट है वह पूर्ण रूप से निमाड़ में स्थित है, इसीलिए मांडू जो है, जिसका अधिकांश क्षेत्र है मांडू का, वह मालवा में है और कुछ क्षेत्र उसका जो है पर्यटन स्थलों का वह निमाड़ की ओर है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब मांडू की अगर हम बात कर लें इसके उत्तरी अक्षांश की, तो 22 डिग्री 2 से पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री 26 से के मध्य ये स्थित है। धार से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। और अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये धार से दक्षिण दिशा की ओर है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 633.7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मालवा के पठार की एक गहरी घाटी के द्वारा देखिए ये विभाजित होता है। यहाँ पर एक काकरा खो करके खाड़ी है, इसको खाकरा खो या काकड़ा खो के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानीय तौर पर इसको काकड़ा खो ही बोला जाता है और जो लिखा गया है वो काकरा खो लिखा गया है। तो यह एक जलप्रपात भी है ना। तो ये भी याद रखिएगा भाई, इस तरह का कभी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि काकरा कोह जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आप मांडू बिल्कुल आंसर कर दीजिएगा यहाँ पर। अब प्राचीन नाम क्या है मांडू का? देखिए मांडू का प्राचीन नाम ही मांडू है, यानी कि मंडप दुर्ग जो है वही इसका प्राचीन नाम है। और आप क्या पढ़ते हैं कि मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद है। देखिए सादियाबाद जो नामकरण हुआ है वह 15वीं शताब्दी का है। ठीक है, और किसने किया था ये आपको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आप। ओके, तो मांडू का जो सबसे प्राचीन नाम है वो मंडप दुर्ग है। अब इसका जो विवरण है, जो जैन ग्रंथ है चैत्य वंदन, जैन ग्रंथ जो है चैत्य वंदन में इसका विवरण प्राप्त होता है, जिसमें इसका नाम क्या मिलता है? मांडू का मंडप मिलता है। यानी कि मांडू का नाम ही मंडप था। मंडप और मांडू दोनों एक ही था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ना कि इसका सबसे प्राचीन नाम आप ये याद रखें कि सादियाबाद था, जिसको आप सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है? अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप कलकत्ता आंसर कर दीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश का तो सभी को पता है कि मांडू को जाना जाता है। तो ये मांडू के कुछ फैक्ट हैं। मांडू का इतिहास कब से है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, मांडू का जो इतिहास है वह 555 ईस्वी का है। और यहां पर आप देखेंगे, हम कहेंगे कि मांडू का जो हिस्ट्री है अब वो 6ठी शताब्दी से, क्योंकि 555 तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, और मांडू को किसने सबसे पहले अगर कहें या सबसे पहले जो रूल किया है यहाँ पर, तो वह प्रतिहार राजा थे। और इसके पहले एक जैन संत है या जैन व्यापारी थे, चंद्रसीमा। जैन व्यापारी थे ये उस समय के, चंद्रसीमा ने तारापुर घाट में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। और हमें तब मांडू होने की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो मांडू होने की जानकारी हमें धार जिले का जो कुक्सी है, धार जिले का जो कुक्सी तहसील है, कुक्सी शहर है, इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है तालनपुर। इस तालनपुर गांव में
भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है और उस पिटिका पर यह सन अंकित है जिसमें यह बताया गया है कि भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा स्थापित की गई है तारापुर घाट में। ठीक है, तो पांचवी कह सकते हैं कि 555 ईस्वी से मांडू का इतिहास पता चलता है, ये याद रखना, यानी 6ठी शताब्दी से इतिहास है मांडू का। और इसमें सबसे पहले जो रूल किया था वह प्रतिहार राजाओं ने किया था, जो उस समय यहां पर तरंगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि क्या कहलाया वह? तरंगा राजवंश कहलाया, तरंगा राजवंश। तो इस नाम से यहां पर वो प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद इसी समय नहीं, इसके बाद यानी कि 8वीं शताब्दी तक वो रूल करते हैं। ये अब हम कहेंगे कि मांडू पे जो प्रारंभिक तौर पर जो रूल करते हैं वो प्रतिहार राजा थे। ओके, आप आगे ये विवरण भी प्राप्त होता है कि मांडू में कुल 12 दरवाजे हैं, ये सत्य है। ठीक है, कि वहां पर 12 प्रवेश द्वार है। दिल्ली गेट मुख्य है, यहाँ पर दिल्ली दरवाजा प्रवेश द्वार है। ठीक है, यह याद रखना है। और तारापुर गेट जो है इसको निकासी द्वार कहते हैं। कुल मांडू के अंदर 12 दरवाजे हैं, यह याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पर 60 कोटड़ी महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। 60 कोटड़ी महादेव मंदिर मांडू का फेमस है। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर पता होनी चाहिए। चलिए, तो मांडू की बेसिक जानकारी अगर आपको क्लियर हो गई तो अब आगे आइए, आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कई बार ये असरपी महल के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा। इसकी वास्तविकता क्या है, इसका नामकरण किसने किया, ठीक है, असरपी महल कैसे इसका नाम हुआ, इस बिल्डिंग का निर्माता कौन था, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक जो विवरण प्राप्त होता है वह परमार राजाओं का होता है। प्रारंभिक तौर पर इसका जो निर्माण का जो श्रेय जाता है वह राजा हर्ष को जाता है, हर्ष परमार को जाता है। तो उनके एविडेंस आते हैं यहाँ पर जो शिलालेखों पे जो प्राप्त हुआ या फिर जो कंस्ट्रक्शन मिला है ना, एक विवरण ये भी प्राप्त होता है कि इसका जो निर्माण का श्रेय है वह 1405 में 1405 से 1422 के मध्य होसंग सा गोरी इसका निर्माता है। यह वहां पर शिलालेखों में उपलब्ध है, होसंग सा गोरी। ठीक है, तो होसंग सा गोरी इसका निर्माता अभी आप कहें, और कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माता क्या उसने निर्माता कहेंगे। और उसने क्या किया, यहाँ पर एक मदरसा का निर्माण करवाया। उसने क्या किया, यहाँ पर एक मदरसा चलाता था वह, यहाँ पर एक स्कूल कह सकते हैं उस समय का, उसने यहाँ पर स्थापित किया था। किसने? होशंग शाह ने। अब इसकी नाम को लेकर एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वास्तविकता जो है उसकी, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, आप क्या हुआ कि पहले से ही कोई चीज यहाँ पर संचालित थी। ठीक है, आप मांडू में काबिज हुआ एक ऐसा शासक जिसका नाम तो मोहम्मद खिलजी। ठीक है, तो खिलजी राजवंश का मोहम्मद खिलजी जो मांडू का था, उसने क्या किया कि इस बिल्डिंग के अंदर भारत का पहला एक मानसिक चिकित्सालय स्थापित किया। ध्यान दें, ये भारत का पहला मानसिक चिकित्सालय यहाँ पर ओपन किया गया था। और इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को जाता है 15वीं शताब्दी में। ठीक है, अब एक विवरण ये भी प्राप्त होता है कि मोहम्मद खिलजी और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, इनके बीच जो 1437 का जो युद्ध हुआ था, उसमें वैसे तो यह निर्णायक रहा। हर राजा ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। जो प्रमाण मिले हैं वो तो राणा सांगा के मिले हैं, जिन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो मोहम्मद खिलजी ने भी ये कहा आकर कि ठीक है, मांडू की जनता के सामने आकर ये कहा कि मैं जीता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कहे और ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाए तो क्या है कि जो प्रजा है उसमें विश्वास कम हो जाए। इस उद्देश्य से मोहम्मद खिलजी ने भी यहाँ पर एक 7 मंजिला टावर का निर्माण करवाया जो इसके पास में स्थित है। तो ये कहते हैं कि मैंने मेवाड़ के राणा को हरा दिया था और उस वजह से मैं ये इसका निर्माण करवा रहा हूं। तो एक ये विवरण प्राप्त होता है और ये युद्ध लड़ा गया था वर्तमान के सारंगपुर में। चलिए, सारंगपुर एक बार फिर आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे हम चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ कि मोहम्मद खिलजी ने यहाँ पर तो ठीक है इसको संचालित कर लिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, और ये असरपी क्यों रखा गया था? असरपी रखने का रीजन ये था कि असरपी का मतलब होता है सोना,
और इसको सोने के सिक्कों का महल कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सोने के सिक्कों का महल कहाँ पर या किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर करना चाहिए असरपी महल, और ये दारुस शिफा खाना के नाम से प्रसिद्ध था। आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे, यानी कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये मानसिक चिकित्सालय स्थापित हुआ था। उसके पहले कुछ फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, जैसे नामकरण को लेकर मैं आपको समझा दूं। दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद खिलजी का जो लड़का था, इनके बाद आता है गयासुद्दीन उदाल खिलजी, जिसने जहाज महल का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन खिलजी जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि इससे एक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जहाज महल है, और वह अपनी रानियों के साथ वहां पर निवास करते थे। जहाज महल में कहते हैं कि 15,000 रानियों को वहां पर रखा जाता था। बहुत सी रानियां क्या है कि उनको मोटापा हो गया था, और उन्हें पता था गयासुद्दीन खिलजी को, क्योंकि उनके जो पिताजी थे मोहम्मद खिलजी, वो किस तरह से यहाँ पर एक मानसिक चिकित्सालय था, एक भारत का एक बड़ा चिकित्सालय स्थापित किया गया था, तो यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था मोटापा दूर करने के लिए या बहुत सारी चीजें के लिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो भी रानी वहां से चलकर आएगी जहाज महल से, और ये पूरी सीढ़ियां चढ़ जाएगी इस तरह से, तो उसको एक असरपी भेंट की जाएगी। गयासुद्दीन खिलजी यहाँ पर खड़े रहते थे इस टावर के नीचे, तो इसीलिए इसका नामकरण असरपी महल हो गया। तो देखिए निर्माता होशंग गोरी ही बताए, अभी परमार राजाओं का भी कुछ भी वो नहीं है, कहीं बार तो उनका मिल भी जाता, कहीं नहीं मिलता, पर जो पुरातत्व विभाग के पास जो रिकॉर्ड है आप वही माना जाता है, तो आप उसको ही देखें, है ना। तो मैं कहूंगा कि इस बिल्डिंग का निर्माता होशंग गोरी था। ओके, ये जरूर याद रखिएगा। और इसका नामकरण कैसे हुआ अभी आपको बता दिया मैंने। 15वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, यानी कि 1446 में इसको स्थापित किया था मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने। ये भारत का सबसे पहला पागल खाना था और सबसे बड़ा माना जाता था ये, और सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र था ये। इसको नाम दिया गया दारुस शिफा खाना, और यहाँ पर जो मौलाना नियुक्त किए गए थे यूनानी चिकित्सक, उनका नाम था फलजुर लाह हकीम। अब एक चीज आपको समझनी होगी, अपने इतिहास कहीं बार पढ़ा होगा, इतिहास में आपने 2-3 चीजें नोट नहीं की है। पहली चीज तो यह है कि आपने ये पढ़ा कि सिकंदर ने आक्रमण किया, अकबर आया, बहुत सारे शासक आए हैं वगैरह वगैरह, बट आपको ये क्यों नहीं आपने सोचा कि जब युद्ध होता था तो बहुत से सैनिक घायल भी होते थे, तो उनका इलाज कौन करता था? उनका इलाज करने के लिए उनके चिकित्सक साथ में, उनका चिकित्सक दल साथ में चलता था, ठीक है। और ऐसा ही भारत में यूनानी चिकित्सकों का दल भारत में आया, ठीक है। और मांडू के दारुस शिफा खाना की वजह से ही भारत के अंदर, वर्तमान के भारत के अंदर यूनानी पद्धति को अपनाया जाता है। वो सबसे प्रमाणिक जो प्रमाण है वो मांडू का था, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ग्वालियर पढ़ा है, तो ग्वालियर तो अभी का है, हम कालांतर की बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समोसा बनाने की जो रेसिपी है, यानी कि जो टिप्स है ना, वो मांडू से निकल कर गई है। आपने कई बार सुना होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है। तो ये जो समोसा बनाने की जो जानकारी है, ये तो मांडू से प्राप्त होती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बस इतना समझे, अभी आपके लिए पर्याप्त है, इतना जरूर याद रखें आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जहाज महल की। 120 मीटर ये लंबा है, ठीक है, और ये 1469 ईस्वी में बनवाया गया था। अब इसके निर्माण को लेकर भी थोड़ा वो है, जहां तक इसके निर्माण को लेकर तो बहुत से बताते हैं कि होशंग गोरी इसका निर्माता था। होशंग गोरी के निर्माण को लेकर यहाँ पर कोई भी अभी प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं, और जो पुरातत्व विभाग जो है वो तो ये कहता है कि वे इसके जो निर्माता है, जो उनके रिकॉर्ड में है, ठीक है, वह सिर्फ ये बताते हैं कि गयासुद्दीन उदल खिलजी है। एमपीपीएस में एक बार प्रश्न आया था कि इसका निर्माता कौन, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट या सेकंड, तो उसमें जो आंसर माना गया था मोहम्मद खिलजी प्रथम, यानी कि मोहम्मद खिलजी फर्स्ट जो था वो कौन था, गयासुद्दीन उदल खिलजी के फादर थे। तो आप एक तथ्य ये भी बनता है, अगर इस तरह का कोई एविडेंस है, या जो भी एग्जामिनर जो रहा है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने अभी इसकी प्रमाणिकता कभी दी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन माना है, और वो क्वेश्चन क्रॉस भी गया था, या फिर उसको एक मान्य सभी को दिया गया था नंबर, तो ये आपको पता भी होगा। खैर, बट अभी तो आपको यही याद रखना जो रिकॉर्ड में है, सुल्तान गयासुद्दीन ही आएगा इसका निर्माता, ना कि होशंग गोरी और मोहम्मद खिलजी। अगर कहीं भी ऐसा अपडेट होता है या इस तरह का कहीं भी विवरण प्राप्त होता है,
तो आप हमारे ओनली पीसीएस पे सबसे पहले अपडेट पाएंगे। और सबसे पहले मैं खुद इसके लिए फिर एक रिकॉर्ड लेक्चर करूंगा, यानी कि अगर अपडेट हुआ तो या उसका वेरीफाइड मान्य हो गया तो मैं बिल्कुल आपको जरूर बताऊंगा। बट अभी आपको यही याद रखना है, क्योंकि रिकॉर्ड में जिला प्रशासन वगैरह इन सभी के पास यही है, ठीक है। और प्रॉपर मांडू में भी जो लेक लगा है वहां पर जो जानकारी दी गई उसमें भी यही है। अब हुआ क्या था कि इसका इस्तेमाल जो है वो हरम के तौर पर किया जाता था। हरम क्या होता है? हरम शब्द का मतलब होता है, उर्दू का शब्द है, युद्ध में जीती गई या युद्ध में जीत कर लाई गई स्त्री को रखा जाना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि 15,000 रानियों को यहाँ पर रखने की सुविधा थी, उनको यहाँ पर रखा जाता था। नसरुद्दीन कौन था? नसरुद्दीन देखिए गयासुद्दीन खिलजी का एक लड़का था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन क्या सत्ता हथियाने के लिए गयासुद्दीन को खिलजी को यहाँ पर जहर देकर मरवा देता है, और इसी की कायराना हरकत की वजह से जहांगीर काफी नाराज होते हैं, जो बाद में आते हैं जहांगीर, और वह आकर इसकी कब्र पर लात वगैरह मारते हैं। ऐसा विवरण भी मांडू में प्राप्त होता है, बाद में आते हैं, तुरंत नहीं आते हैं। और जहांगीर का विवरण ये काफी लेट का है, अभी का नहीं। अगर आप बोले सर क्या अभी जस्ट आ गए थे, तो अभी कोई जस्ट नहीं आया थे, है ना। वो तो जहांगीर कब आएंगे मैं आपको बताऊंगा, 15वीं शताब्दी के बाद में। वो तो 16-17 में पहुंचेंगे यहाँ पर। जल महल। अब मांडू में जल महल है, धार जिले के अंदर 2 जल महल है। 1534 में जब बहादुर शाह गुजराती, जो गुजरात का शासक था, क्योंकि बहादुर शाह गुजराती का भी आधिपत्य रहा है मांडू पर, तो ये क्या करता है बहादुर शाह गुजराती, ये रायसेन पे चढ़ाई करता है। कहां पर? रायसेन पे। तो रायसेन पे जब चढ़ाई करने का इसकी योजना होती है तो ये मांडू होते हुए जाता है। तो इस समय क्या है कि जहाज महल जो उसके पीछे पड़ता है, ये वाला महल जल महल, तो इसका निर्माण उसने करवाया था यहाँ पर। और इसी महल में जहांगीर नूरजहां के साथ यहाँ आए थे 1617 में। और इसी समय उन्होंने, मैंने कहा कि नसरुद्दीन की जो बातें थी, और वो जब यहाँ मांडू आते हैं उनको पता चलता है कि भाई वो शासक था और उसने अपने पिता के साथ ऐसा किया था, तो फिर ये नाराज होते हैं जहांगीर यहाँ पर, है ना। पिता बोले सर उधर तो 15वीं शताब्दी की बात चल रही थी, जहांगीर कहाँ आ गया इतिहास में। तो मैं जहांगीर वहां तुरंत आ गया वो नहीं बता रहा था, जब वो मांडू से होकर गुजरे, यानी कि बुरहानपुर छोड़कर जा रहे थे दिल्ली की ओर, और उनको मांडू का सौंदर्य है बहुत पसंद आया, इसलिए वो 7 महीने यहाँ पर रुके। अब इन 7 महीनों में मांडू में बहुत कुछ हुआ। जहांगीर दरवाजा भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और जहांगीर ने इसी महल में अपना 42वां जन्मदिन मनाया था, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ ध्यान दें आप। अब क्या हुआ कि नूरजहां को मतलब डिलीवरी के टाइम पर सर टॉमस रोज सबसे पहले तो वैसे बुरहानपुर जाता मुलाकात करने के लिए, पर मुलाकात नहीं हो पाती है, और जो शहजादे होते हैं वो मिलते ही नहीं है, शहजादा खुर्रम वगैरह। तो वो निराश होकर वापस लौट जाता है अजमेर। और जब अजमेर में खबर पहुंचाई जाती है कि महाराज तो अभी वहां पर रुके हैं, जहांगीर कहाँ पर? मांडू में वो। तो ये वापस लौट कर आता है, इसको बुलाया जाता है वहां पर टॉमस रो को। टॉमस रो यहाँ पर सफल डिलीवरी करवाते हैं। तो जहांगीर इनसे काफी ज्यादा खुश होते हैं और इनको भारत में व्यापार करने की परमिशन प्रदान कर देते हैं। इसके बाद जो संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वो अजमेर में हुए थे, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अनुमति जो मिली थी वो स्थल था मांडू। और हाल ही में राजस्थान एग्जाम जो हुई थी पटवार, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। शहजादा खुर्रम जो कि शाहजहां की उपाधि से इस जल महल के अंदर नवाजा गया था, यानी कि शाहजहां जो है उनको जो शाहजहां का जो टाइटल प्रदान किया गया था वो मांडू से किया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे हिंडोला या झूला राजप्रसाद महल कहेंगे इसको। हिंडोला देखिए, हिंडोला दरवाजा अलग है, हिंडोला महल अलग है। फिर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कर दूं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है विदिशा के अंदर कि हिंडोला दरवाजा अगर पूछा जा रहा है तो आपको सीधा आंसर करना होगा ग्वालियर, और हिंडोला महल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आंसर करना होगा मांडू, और हिंडोला तोरण अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आंसर करना चाहिए विदिशा। तीनों चीज काफी अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी थी, तो कंफ्यूज नहीं हो आप। अब देखिए आगे क्या है। इस महल की आकृति वर्णात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि किसको कहेंगे? जैसे टी अंग्रेजी भाषा का है, इस आकार का ये, जैसे आप देखेंगे ना ये टी आकृति का बना हुआ है। इसका निर्माण भी गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। आप एक चीज और यहाँ पर आ रही है कि इसका निर्माता आप अगर जिला साइड देखेंगे या फिर
अन्य जगह जिला साइट पे वैसे तो ये दर्शाया जा रहा है कि इसका जो निर्माता है वह होशंगसा गोरी है। जब प्रमाण की बात हुई तो अभी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और जो पुरातत्व विभाग है उनके रिकॉर्ड में गयासुद्दीन खिलजी है, तो उचित होगा कि आप गयासुद्दीन खिलजी को एक्सेप्ट करें। और जो वहां पर लेख लगे हैं या जो महल को लेकर जो जानकारी दर्शाई गई है बाहर, उसमें गयासुद्दीन खिलजी ही लिखा गया है, तो हमें गयासुद्दीन खिलजी ही मानना होगा। ठीक है। 77 डिग्री इसकी ढलान वाली दीवारों की वजह से ये हिलता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम हिंडोला महल कहते हैं। जैसा आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, मेरा मन डोले मेरा हिंडोला, मतलब इस टाइप से। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। होशंगशाह अल्फ खान का मकबरा, ठीक है, 6 जुलाई 1435 को होशंगशाह को यहां पर दफनाया गया। डेट हुई 5 जुलाई को, जब होशंगशाह गोर रास्ते में था, यानी कि होशंगाबाद से लौटते समय रास्ते में उसकी डेथ हो गई और अगले ही दिन उसको यहां पर दफन किया गया। मकबरे का निर्माण होशंगशाह ने शुरू किया था। इसको पूर्ण कराने का जो श्रेय जाता है वो 1440 में मोहम्मद खिलजी को जाता है, जो कि होशंगशाह के जो कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी थे। गजनी शाह, जो गजनी शाह के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे, तो उन्हीं के सेनापति थे मोहम्मद खिलजी। तो मोहम्मद खिलजी ने इसको यहाँ पर कंप्लीट कराया, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। होशंगशाह मकबरे परिसर में कॉन्फ्रेंस हॉल है, यानी कि इसके बाहर ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा था कि ये राजा यहाँ पर बैठेंगे और ये जो बना हुआ है यहाँ पर प्रजा रहेगी। राजा की एक सिंगल सीट रहेगी यहाँ पर होशंगशाह की। होशंगशाह यहाँ पर बोलते थे, तो यहाँ पर गैप है ना, कोई ऊपर से कुछ है, कुछ साउंड सिस्टम कुछ नहीं। मतलब ऐसा था कि यहाँ पर धीरे से भी बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोला हुआ यहाँ से कम 150 मीटर दूर सुनाई देगा, स्पष्ट यहाँ पर हॉल में आपको सुनाई देगा। तो जनता यहाँ पर खड़ी रहती थी, तो इसको कॉन्फ्रेंस हॉल भी कहते हैं। कार्बन सराय के नाम से ये प्रसिद्ध है। पूरा का पूरा ये संगमरमर से बना हुआ है, और इसकी जो शैली है, ये कौन सी शैली में बना है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये अफगान शैली में बना हुआ है। ये एशिया महाद्वीप की पहली बिल्डिंग है। रानी रूपमती मंडप, रानी रूपमती और बाज बहादुर द्वारा निर्मित। रानी रूपमती नर्मदा के किनारे धार जिला के जो धर्मपुरी है, धर्मपुरी के पास जो टांडा गांव है वहां की वे रहने वाली थी। राजा धांग की लड़की थी, राजपूत कन्या थी, और इनकी मुलाकात जो है, या कह सकते हैं कि जब वो बाज बहादुर और गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर आक्रमण करते हैं और जब सफल नहीं होते हैं अपने उद्देश्यों में, तो ये इस तरह से संगीत की दुनिया में खो जाते हैं और इनकी मुलाकात रूपमती से हो जाती है। दोनों में स्नेह बढ़ने लगता है, और फिर रुकमती के सामने रुकमती शर्त रखती है कि मैं एक ही शर्त पर शादी कर सकती हूँ कि आप मेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जहाँ से मैं प्रतिदिन नर्मदा जी के दर्शन कर सकूं, क्योंकि एक वरदान था रुकमती को दिया गया था कि जब तक वह नर्मदा जी के दर्शन नहीं करेंगी तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। अब मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनमें कुछ ऐसे विवरण भी आपको दिए गए हैं। ये बताया गया है कि रानी रूपमती बोले सारंगपुर की रहने वाली थी। अरे भाई, सारंगपुर की अगर वो रहने वाली थी तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो वहां से कैसे नर्मदा जी के दर्शन कर सकती थी। क्या आवश्यकता थी बाज बहादुर को यहाँ पर एक पेवेलियन बनाने की, यानी कि मंडप बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था मांडू में, मुझे लगता है फिर बाज बहादुर को। और रानी रूपमती की वहां पर मजार है, कब्र है, जिसके बारे में आगे जरूर पढ़ाऊंगा आपको और बताऊंगा, क्योंकि एमपीपीएससी का वो प्रश्न रहा भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2-3 चीजें समझनी होगी दोस्तों। रानी रूपमती जो है वह कभी भी मांडू छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसकी लाश जरूर गई, यानी कि उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसका जो मृतक शरीर है वह उसके वहां पर पहुंचाया गया था, जो उसका अब पैतृक स्थान माना जाता है। मतलब पैतृक इसलिए कहेंगे क्योंकि वह बाज बहादुर की प्रेयसी थी, उनकी पत्नी थी, है ना। तो भाई रिलेशन किसका देखा जाएगा, बाज बहादुर का। ओके, और आपने क्या पढ़ा कि वो तो कहाँ की रहने वाली थी, तो बोले सारंगपुर की गडरिया की लड़की थी। विकिपीडिया का डाटा तो ये बताता तुमको, है ना। पर प्रमाणिकता कहाँ सिद्ध होती है इसकी, कभी भी कतई भी नहीं होगी। ठीक है, प्रमाणिकता जो सिद्ध होती होती ये होती है कि रानी रूपमती
धर्मपुरी की रहने वाली थी, नर्मदा नदी के किनारे की थी, इसलिए तो वहां पर पेविलियन बनवाया बाज बहादुर ने, प्रतिदिन वो दर्शन करती थी वहां पर। ठीक है। और रेवा कुंड का भी विवरण मैं आपको जरूर बताऊंगा कि रेवा कुंड है वहीं पर, जिसको लेकर व्यापम ने भी प्रश्न पूछा है। चलिए, अब घटनाक्रम में क्या घटा था, जैसे कि आप सभी को पता होगा 1562 में सारंगपुर पर आक्रमण हुआ था, आदम खान वगैरह इन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो बाज बहादुर क्या है कि सारंगपुर छोड़कर ब्रह्मपुर की ओर प्रस्थान कर गए, और रानी रूपमती को पाने के उद्देश्य से आदम खान, जो कि महामंगा का लड़का था, यानी कि अकबर का सौतेला भाई था, तो वह क्या करता है कि रानी रूपमती को पाने के लिए मांडू की ओर आगे बढ़ता है। तो रानी रूपमती यहाँ पर अपनी इति लीला समाप्त कर लेती है, यानी कि जहर पीकर अपने जीवन समाप्त कर लेती है। जब ये बात तानसेन मांडू से पहुंचकर या सारंगपुर से छुटकर जाते हैं, जब क्योंकि उनको कैद कर लिया गया था तानसेन को, तो तानसेन जाकर बताते हैं अकबर को पूरा घटनाक्रम कि तुमने तो गलत कर दिया है, कि तुमने तो एक दो प्रेमियों को मतलब बिछड़ गए हैं या उनको मार दिया है, आपके भाई का सब करा धरा है। तो अकबर स्वयं यहाँ पर आते हैं, जो आकर ये देखते हैं कि भाई ये सत्य है, और फिर काफी पछतावा होता है उनको, और वो ठीक है। इसके बाद अकबर के आने से पहले एक और अटैक होता है, जिसमें अकबर के विश्वसनीय सेनापति, आपने पढ़ा होगा क्या अच्छे नाम है उनका, पीर मोहम्मद, राइट। तो पीर मोहम्मद जो है वो मारे जाते हैं बाज बहादुर के हाथ से। बाद में फिर अकबर क्या बोलते हैं कि बाज बहादुर को कैद करके लाओ, तो अकबर उनको कैद कर लेते हैं। अकबर ने रुकमती का पार्थिव शरीर वैसे तो सारंगपुर पहुंचा दिया, और उनकी कब्र का निर्माण वहां पर शुरू करवा दिया। और 1568 में कैदी के रूप में बाज बहादुर को कैद कर लिया गया था। उस समय ये मतलब 65 में कैद कर लिया था। और बाज बहादुर को क्या हुआ कि जब बीमार पड़ गया, ये 65 के पहले ही कैद कर लिया था, उसे 62 में इसको पकड़ लिया था, सॉरी 1562 में। तो काफी समय तक अकबर के इसमें रहा, कैदी के तौर पे नहीं कह सकते, अकबर ने बड़े उसके सम्मान के साथ उनके दरबार में रखा उनको। और जब अंतिम समय आया, यानी कि वो जब बीमार पड़ गए, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि ठीक है मुझे अब सारंगपुर पहुंचाइए, मैं सारंगपुर जाना चाहता हूं। तो इनको सारंगपुर लेकर आए, और उनकी इच्छा अनुसार उनको रूपमती की कब्र पर लेकर गए। और वहीं जब कब्र पर गए तो फुट फुट कर रोने लगे, और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है। तो जब उनकी इच्छा थी, उसी इच्छा अनुसार सारंगपुर में रानी रुकमती के मकबरे के साथ में उनको वहां पर दफना दिया गया। जब उनके प्राण निकल गए, दोनों की कब्र एक साथ में है। अकबर ने रानी रुकमती की कब्र पर शहीद वफा मिला यह अंकित करवाया, और बाज बहादुर की कब्र पर आसे के सादिक ये लिखवाया। आइए अब प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। एमपीपीएस में एक बार प्रश्न आया था कि रानी रुकमती का मकबरा कहाँ है, तो सब मांडू आंसर कर रहे थे। आंसर क्या निकला? सारंगपुर निकला। अब उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारंगपुर उस समय शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। कहाँ आता था? शाजापुर जिले में आता था। अब सारंगपुर जो वर्तमान में है वो राजगढ़ जिले के अंदर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब वर्तमान में कहाँ पर है? राजगढ़ जिले के अंदर। तो अब अगर प्रश्न आ रहा और विकल्प अगर ये है शाजापुर है, राजगढ़ है, तो आप राजगढ़ जरूर लगाइएगा। ठीक है, सारंगपुर को लेकर। और किसकी कब्र पर क्या क्या लिखा है ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की। मांडवगढ़ जब अकबर यहाँ पर आए थे, यानी कि 1599 में अकबर ने यहाँ से कूच किया था, मांडू से दक्षिण अभियान की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा, असीरगढ़ किले को जीतने के लिए उसकी शुरुआत इन्होंने मांडू से की थी। तो इस दरमियान उन्होंने उनके जो सहायक थे शाह बदगा खान को आदेश दिया कि वो जोधाबाई के लिए एक अच्छा मंदिर बनवाए यहाँ पर। वैसे तो एक किला था, ये महल था नीलकंठ, पर यहाँ पर अंदर एक महल के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया यहाँ पर, ये वाला भाग। और यहाँ पर अंदर की ओर अब नीचे उतरना होता है, यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है। ठीक है। तो अकबर ने इस मंदिर का निर्माण करवाकर जोधाबाई को यहाँ पर समर्पित कर दिया। अब ये जरूर प्रश्न आएगा कि बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए कहाँ पर मंदिर बनवाया था, तो आप आंसर कर दीजिएगा मांडू। आगे हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क डायनासोर, इसको लेकर एक वीडियो भी हमने बनाया है, उसको जरूर आप देखिएगा। हेक्टेयर अगर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, 89.740, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बाग में है, धार जिले में। अब 2007 में यहाँ पर 100 से अधिक डायनासोर के जीवाश्म हो जाएगा, यानी कि उनके अंडों को यहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं।
बहुत सी पुस्तकों में या फिर कहीं अन्य स्थानों पर आपने 2006 वगैरह पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा बहुत गलत पढ़ रहे हो आप 2007 याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2011 में इसको नामित किया गया था, राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क को। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो 100 से अधिक अंडों को यहाँ पर खोजा गया और इनकी जो खोज की थी वो डॉक्टर विशाल वर्मा इनके खोज करता थे, जरूर याद रखिए, डॉक्टर विशाल वर्मा खोज करता थे, उन्होंने डिस्कवर किया। इतिहास संग्रहालय जो है ऐसे जीवाश्मी संग्रहालय जो कि लंदन में है और उसकी तर्ज पर भारत का पहला फॉसिल डिजिटल पार्क धार में बनाया गया है। तो बहुत आईएमपी हो जाता है ये वाला पॉइंट आपका इस वक्त। वन विभाग ने यहाँ पर 180 जीवाश्मों की पहचान कर उन्हें ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन आप जाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरह का फॉसिल्स वहां पर डिस्कवर किया गया था लेमेटा हिल्स में। 60 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म, शार्क मछली के जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए हैं और गगनचुंबी वृक्ष भी यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसे पेड़ जो कि अब पत्थर बन चुके हैं। आगे चर्चा करेंगे हम बाघ केवस की। आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों कि बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो बोले धार जिले में। पर अब ये भी याद रखिए कि धार जिले में, धार में कहाँ पर है, ठीक है। तो धार में बाघ जो है बाघ में ही है, बाघ प्रिंट के लिए काफी मशहूर है बाघ। और कुक्सी तहसील के अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी जो है बाघनी नदी के किनारे पर है ये, यानी कि विंध्य श्रेणी में है, ये विंध्यांचल में है, सॉरी विंध्य श्रेणी विंध्यांचल में है ये याद रख लीजिएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 5वीं से 7वीं शताब्दी की ये गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि गुफाएं जो आप पढ़ते हैं वह 6वीं से 7वीं भी पढ़ लेते हैं बहुत से बच्चे, ये 5वीं से 7वीं शताब्दी की है। इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य गुप्त, न कि परमार, ठीक है। विक्रमादित्य गुप्त ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, यानी कि गुप्त काल की बनी हुई ये गुफाएं हैं। आपने मालवा कल्चर में एक चीज पढ़ी होगी, सांझा गीत। तो सांझा जो है या सांझा भित्ति चित्रकला है, उसकी जो उत्पत्ति है वो बाघ से होती है और मालवा चित्रकला का जो उद्गम स्थल है वह बाघ है, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बाघ है वह वलक शासकों की राजधानी रहा है। किसकी राजधानी रहा है, वलक राजवंश की। ये मध्य प्रदेश में अगर प्रश्न आता है कि वलक राजवंश कहां पर था, तो आप आंसर करेंगे बाघ जिला, धार, मध्य प्रदेश। इन गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं के समान है, पंचतंत्र की जातकताओं का वर्णन करते हुए प्रतीक होती हैं। 1818 में भोपाल छावनी के जो मेजर थे डेंगरफील्ड, इन्होंने इन गुफाओं को डिस्कवर किया। इन गुफाओं की अगर हम बात कर ले बाघ केवस की, तो ये अजंता की कौन सी गुफाओं के समान है, तो वहां की गुफा संख्या 1 और 2 की चित्रकला से मिलते हैं, जरूर याद रख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आपसे, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, बाघ गुफाओं की चित्रकारी में स्त्री की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। एक चित्र तो ऐसा है जिसमें प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री के चित्रों को विशेष सराहना मिली है। इस तरह की जो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहते हैं इसको, तो इस तरह की चित्रकला आपको देखने को वहां पर मिलेगी। हल्दर वगैरह जो एक बड़े बड़े चित्रकार थे, उन्होंने इनको कैनवास पर उतार लिया था उस समय जब डिस्कवर हो गया था। उसके बाद 1951 के बाद वो गए थे वहां पर, एक 1933-1922 का घटनाक्रम था, उसके बाद 1933 में भी गए। बस इतना याद रख लीजिए। एक चीज और चित्र बहुत फेमस है, वह है यहाँ पर मुंह पर कपड़ा रखी शोक अकुल महिला, यानी कि बौद्ध पद्मपानी का चित्र बहुत फेमस है यहाँ का, है ना। ये प्रश्न भी आता है कि बौद्ध पद्मपानी का चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें एक मैसेज दिया जाता है कि आपके पिताजी ने बोले, वाराणसी का एक विवरण प्राप्त होता है कि आपके पिताजी ने आपका त्याग कर दिया है, तो वह उसको बुरा लगता है राजकुमारी को, तो रोने लगती है। तो ऐसा एक चित्र यहाँ पर अंकित है ना। अब डिटेल जो है मैंने कहा कि जो क्लासेस और भी मिलेगी उसमें आपको डिटेल भरपूर मिलेगी। और इन गुफाओं की कुल संख्या 9 है, 5 गुफाएं अस्तित्व में है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अब एक चीज और है यहाँ पर, अब कुछ गुफाएं हैं जिनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, गुफाओं के नाम में इसलिए बता देता हूं आप लोगों को कि बाद में टोटल 5 गुफाएं हैं। तो पहली गुफा को क्या कहा जाता है, पहली गुफा को कहा जाता है ग्रह गुफा, ठीक है। दूसरी गुफा को क्या कहा जाता है, पच पांडु गुफा। तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है,
हाथी खाना गुफा। चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? रंग महल। ये सबसे फेमस है, रंग महल है ना, सबसे प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। और पांचवी गुफा को कहा जाता है पाठशाला। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पंच पांडु वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर क्लियर कीजिएगा। होता यह है कि पांडव गुफा कहाँ है, तो स्थानीय तौर पर इसको ही पांडव गुफा कहा जाता है, स्थानीय तौर पर समझिए। तो इसी की वजह से इन गुफाओं को पांडव गुफा की संज्ञा प्रदान की गई है। और ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं को पांडव गुफा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो आपको आंसर करना चाहिए बाघ गुफा। संज्ञा प्रदान की गई, ध्यान पूर्वक सुने शब्द को, ठीक है, तुलनात्मक। ओके। और अगर यही प्रश्न आ रहा है कि पांडव गुफाएं कहाँ है, तो फिर सीधा आंसर कीजिए आप पंचमढ़ी। कहां पर है? पंचमढ़ी। अब स्थानीय तौर पर लोगों के जुबा पर ये काफी समय से है, कालांतर से ये आ गया नाम, क्योंकि वो दूसरे नंबर की जो गुफा है उसको पंच पांडव गुफा कहते हैं। इसी वजह से वहां लगता है लोगों को कि यार ये पांडव गुफा है, पांडवों ने यहाँ पर वनवास व्यतीत किया, ऐसा कुछ नहीं था, है ना, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये बौद्ध कैवस है। धार किला। देखिए, धार किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण विजय के लिए देवगिरी जाते हैं, उस समय वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 1732 में मराठाओं ने अपने अधिकार में ले लिया इसको, और यहाँ पर रघुनाथ राव की जो बाजीराव फर्स्ट के जो थे उनके आनंदी भाई जो है, उन्होंने दोनों ने यहाँ पर आश्रय लिया। और इस दरमियान पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ। तो बहुत से आपको ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि बाजीराव पेशवा फर्स्ट का जन्म कहाँ हो, तो धार में। अगर धार में जन्म होगा तो फिर मध्य प्रदेश में मराठाओं की नींव कौन रखेगा? अभी तो बहुत लेट हो जाएंगे फिर। तो अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ये द्वितीय है, ना कि प्रथम है, ध्यानपूर्वक सुने। अब क्या हुआ कि धर्मगत का युद्ध या धर्म प्रत्यय का युद्ध भी कहते हैं, जो उज्जैन में लड़ा गया था शिप्रा नदी के किनारे पर। वर्तमान में वो क्षेत्र कहीं और पड़ता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ पाएंगे। अब क्षेत्र कहाँ पड़ता है, सीधी सी बात है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, गौतमपुरा वगैरह वाला भाग है वो। तो वहां पर जो युद्ध हुआ था, तो दारा सिखों को यहाँ पर आश्रय दिया गया था। और राजा रतन सिंह जो कि रतलाम के राजा थे, उन्होंने इनकी मदद की थी। तो दारा सिखों ने यहाँ पर संरक्षण पाया था और कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रुके थे, ठीक है। अब इसके बारे में हम उज्जैन जब पढ़ेंगे वहां पर इनके युद्ध की डिटेल को समझाऊंगा मैं आपको। 1857 की क्रांति। राजा बख्तावर से राठौड़ का नाम आपने कहीं बार सुना होगा कि 1857 की क्रांति में ये शामिल हुए थे, और ये ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था अमझेरा, ये जरूर याद रख लीजिएगा। बख्तावर से राठौड़ का नाम उल्लेखनीय है यहाँ पर। और क्या होता है, 31 अक्टूबर 1857 ने राणा ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इनके जो सेनापति थे या इनके जो संयोजक थे गणेश सिंह, सॉरी श्री गणेश किया इन्होंने 1857 को। थानला के जमींदार भवानी सिंह के नेतृत्व में इन्होंने भोपाल छावनी पे